हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम ही है कि अभी एकलव्य जो स्कूलें संचालित है गवर्नमेंट की, उसमें वैकेंसीज निकली हुई है और इसी प्रकार से यूपी में भी पीजीटी पोस्ट निकली हुई है और ऐसे ही केवीएस में भी वैकेंसीज निकलने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय या केवीएस या फिर एकलव्य या जो यूपी पीजीटी में जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए मैं वीडियोस लेकर आया हूँ। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स एक ऐसा पद है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पद है, जो कि अपने आप में एक लेक्चरर का पद होता है और उसकी जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें जो उसका सिलेबस है पूरी तरह से 11th-12th जो कॉमर्स का जितना सिलेबस है वो पूरा उसमें आता है और साथ में कॉलेज लेवल तक का कुछ उसमें डिफ़िकल्टी जो रहती है वो कॉलेज लेवल तक की पूछी जाती है। तो उसी से संबंधित मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस अभी बना रहा हूँ और वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको क्लियर करते जाएंगे और जितना भी उसका सिलेबस है पीजीटी फिर चाहे कोई से भी हो, केवीएस केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो या फिर एकलव्य पीजीटी हो, इन सभी का सिलेबस एक ही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई की बुक है, इन सभी में सिलेबस सेम होता है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम जो भी तैयारी करेंगे पीजीटी कॉमर्स टीचर के लिए तैयारी करेंगे। आज से जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए भेजने वाला हूँ, इस वीडियोस के माध्यम से हम एवरीडे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से पीजीटी कॉमर्स जो निकलती है उसकी हम तैयारी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं और आगे जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए। पीजीटी कॉमर्स में उसका जो सिलेबस है, 11th में आप लोगों ने बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा। बिजनेस स्टडी में जो व्यवसाय की प्रकृति, उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, कितने प्रकार का उसका जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साथ में हम उस पर चर्चा भी करते चलेंगे। आप सभी ने, हम जो पीजीटी कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम सभी को मालूम रहती है। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि वाणिज्य में शामिल होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि व्यवसाय व्यवसाय तीन व्यवसाय को तीन भाग में बांटा जाता है। एक होता है रोजगार, दूसरा होता है पेशा और एक होता है व्यवसाय। जैसे मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। और आर्थिक क्रियाओं को फिर तीन भागों में बांटा है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। और व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें एक उद्योग होता है और एक वाणिज्य होता है। जो व्यवसाय है वो दो भागों में बांटा हुआ है, उद्योग और वाणिज्य। उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होता है और वाणिज्य क्या करता है, वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि वाणिज्य में क्या शामिल है। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व ये उसके अंतर्गत आते हैं। व्यापार मतलब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, और व्यापार के सहायक तत्व मतलब जो व्यापार में मदद करने वाले तत्व होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि वाणिज्य में शामिल होता है कि कौन, केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, व्यापार एवं उद्योग, केवल व्यापार उद्योग नहीं, और व्यापार एवं उसके सहायक तत्व। तो अभी मैंने बताया कि वाणिज्य में शामिल क्या है, व्यापार एवं उसके सहायक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, व्यापार एवं उसके सहायक तत्व। ओके, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका होता है। देखिए, उपक्रम तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक मतलब सरकार का, दूसरा होता है प्राइवेट मीन्स निजी, और तीसरा होता है ज्वाइंट मतलब संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र में प्राइवेट लोगों का निजी हाथों में होता है वो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार का नियंत्रण होता है, और संयुक्त क्षेत्र में निजी और सरकार ये दोनों मिल करके
उसका संचालन प्रबंधन करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका होता है। तो अभी क्लियर हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र, और सरकारी क्षेत्र में किसका नियंत्रण होगा, निजी, सरकारी, सहकारी या संयुक्त। तो किसका होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। चलिए तीसरा अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। जो बिजनेस होता है उसका अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं, अलग अलग उत्तरदायित्व है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व अलग है, आर्थिक उत्तरदायित्व अलग है। तो इसमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। तो ग्राहकों के प्रति है, सरकार के प्रति है, अंशधारियों के प्रति है, या इन सभी के प्रति है। तो व्यवसाय जो है लाभ कहाँ से कमाता है, समाज में से लाभ कमाता है। व्यवसाय कहाँ से लाभ कमाता है, समाज में रह करके व्यापार करता है और उसी से लाभ कमाता है। इसका मतलब उसका किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्राहक है, सामाजिक उत्तरदायित्व पूछा गया है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का संबंध किससे है, समाज से। और जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर कहाँ से आ रहा है, समाज में से आ रहा है। इसका मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व कौन सा है, ग्राहकों के प्रति है। अंशधारियों के प्रति, सरकार के प्रति तो उसका राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व हो गया, अंशधारियों में आर्थिक उत्तरदायित्व हो गया। लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व ग्राहकों के प्रति होता है, क्योंकि ग्राहक समाज से आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। अब ये परिभाषा किसने दी है कि किसी सामान्य उद्देश्य के लिए अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन। जैसे हमारा जो एक बॉडी है ना, यहाँ पर अलग अलग अंग है, इन अंगों का संयोजन हुआ है, मतलब ये शरीर हमारा जो है ये एक संगठन है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है। तो किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, मैत्रीपूर्ण मतलब कि वो सब मिल करके काम करेंगे, मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा शरीर है। ये परिभाषा किसने दी है, डेविस, उर्विक, स्प्रिगल या हेने ने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये परिभाषा किसने दी गई है, हेने ने दी गई है। हेने के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ये संगठन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन 4 में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। सही है मतलब पहला देखते हैं कि व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, तो ये तो गलत है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है तो गलत हो गया। दूसरा, कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है। कॉलेज की टीम किसी टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है तो वो कोई व्यवसाय करने के लिए थोड़ी ना जा रही है, ये गलत हो गया। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। मूल्य वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की रोकथाम यदि करना है तो उसके लिए हमें कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। ये कथन हमें क्या लग रहा है, ये सही लग रहा है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है, नहीं है, ये बोला गया है कि लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो भाई व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य तो लाभ कमाना ही होता है, वो लाभ कमाने के लिए स्थापित किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत है। तो हमारा जो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या है, ये सही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है व्यापार का आशय है। ये तो हम सभी को मालूम है क्योंकि हमने कॉमर्स में पढ़ा है। व्यापार का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। अब यहाँ क्या दिया है, वस्तुओं का निर्माण करना पहला, दूसरा दिया है बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, तीसरा दिया है वस्तुओं का क्रय विक्रय और चौथा दिया गया है संचार के साधन। देखिए ये व्यापार पूछा गया है, उद्योग नहीं पूछा गया है। उद्योग यदि पूछते तो हम बोल देते कि वस्तुओं का निर्माण, लेकिन यह व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय करना और विक्रय करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है।
भाई संगठन के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार है, विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, है ना। तो विभागीय जो डिपार्टमेंटल संगठन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रियात्मक संगठन, रेखा संगठन मतलब विभागीय संगठन, अनौपचारिक संगठन और समिति संगठन। तो यहाँ पर रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है, ये रेखा संगठन को और ही विस्तारित करके ये बनाया गया है। रेखा संगठन का और विस्तार कर दिया गया, रेखा संगठन के साथ में सहायक संगठन बना दिया गया। अगला है रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। भाई ये जो रेखा और कर्मचारी संगठन है सबसे अधिक कौन से व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, कौन से उपक्रमों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उपक्रम अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मध्यम श्रेणी के भी होते हैं और कुटीर उपक्रम भी होते हैं जो घरों में काम करते हैं। तो ये जो रेखा एवं कर्मचारी संगठन किसके लिए उपयुक्त होते हैं, ये बड़े आकार के उपक्रमों के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देता है। एक व्यावसायिक संगठन जो होता है, व्यवसाय में जो संगठन होता है वह किस चीज़ की प्रेरणा देता है। व्यापारी को कर चोरी की प्रेरणा देता है कि टैक्स की चोरी करो, उत्पादों में मिलावट की प्रेरणा देता है कि उत्पाद मिलावट के साथ बनाओ, कुशलता की प्रेरणा देता है, भी संगठन से कुशलता आती है, और मूल्य वृद्धि का प्रेरणा देता है। तो वेरी सिंपल आंसर है, किसकी प्रेरणा देता है, वो कुशलता की प्रेरणा देता है। या तो नेगेटिव पॉइंट अलग हो रहे थे। व्यावसायिक संगठन है, भाई संगठन का मतलब होता है अलग अलग क्वालिटी के व्यक्तियों ने मिल करके कार्य को करना, है ना, व्यक्तियों का समूह, कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह। अब यहाँ पर व्यावसायिक संगठन है, क्या है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर संगठन में कलाकार भी होंगे और वैज्ञानिक भी होंगे, कार्य को किस तरीके से किया जाए ऐसे कलाकार भी होंगे, और उस कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए देने वाले विधि देने वाले लोग भी होंगे। मतलब व्यावसायिक संगठन कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है। आधुनिक व्यापार, मॉडर्न ट्रेड, इसका लक्षण कौन सा नहीं है, आधुनिक व्यापार की विशेषता नहीं है, ऐसा पूछा गया है। अब आधुनिक व्यापार की विशेषताओं में पहला दिया गया है पूंजी उत्पादन, मतलब मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना। आज के व्यापार में हम देखते हैं, आज का जो आधुनिक व्यापार है उसमें वो अधिक से अधिक उत्पादन चाहते हैं, तो ये तो उसकी विशेषता है। दूसरा दिया गया है अनुसंधान और विकास। आज का जो व्यापार है, आधुनिक व्यापार, वो तो इसी पर टिका हुआ है, अनुसंधान पर ही टिका हुआ है। विशेषज्ञता, आज के व्यापार में विशेषज्ञता भी रहती है ना। तो क्या रहा, कामगारों का शोषण, ये आज के व्यापार में नहीं है। कामगारों का शोषण, कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। जो कर्मचारी है उनका शोषण नहीं कर सकता आज का वर्तमान जो आधुनिक व्यापार है, वो कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकता। फिर है जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि जो व्यवसाय है ना, व्यवसाय में उसके दो भाग है, एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। उद्योग में फिर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। तो जो प्राथमिक उद्योग होते हैं वह प्रकृति से सीधे माल या कच्चा माल निकालते हैं या प्राप्त करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ ज़मीन के अंदर से निकालना, समुद्र से निकालना, तेल निकालना, है ना। इसी प्रकार से कृषि करना, मछली पकड़ना, फिर प्रजनन के द्वारा वस्तुओं में वृद्धि करना, है ना, उत्पाद में वृद्धि करना। तो जेनेटिक उद्योग का उदाहरण कौन सा है, जेनेटिक, जननिक, है ना। तो जेनेटिक उद्योग में कौन सा उदाहरण है, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य ग्रहण, कृषि या गहने। तो यहाँ पर सबसे जो हमारा आंसर कौन सा आ गया, कृषि। कृषि क्या है, सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, कृषि के द्वारा उत्पाद में वृद्धि की जाती है। तो जेनेटिक उद्योग का उदाहरण कौन सा है, कृषि आ गया। अब एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। यदि हम किसी संगठन का चित्र देखेंगे कि इसमें ये अधिकारी है, फिर उसके नीचे ये अधिकारी है, फिर नीचे अधिकारी है, ये प्रबंधक है, मध्यम प्रबंधक है, निम्न प्रबंधक है, पर्यवेक्षक है, ये यदि हम चित्र को देखेंगे किसी संगठन का, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध दिखाता है,
कि प्रबंधक और अधीनस्थ के बीच क्या संबंध है। विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन दिखाता है, संगठन का स्वरूप दिखाता है, या फिर अधिकार दायित्व का संबंध दिखाता है। भाई संगठन चित्र का मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा अधिकार दायित्व संबंध। भाई संगठन का मतलब ये है कि प्रबंधक है, अधीनस्थ है, तो हम उसको प्रबंधक क्यों बोल रहे हैं, इसको अधीनस्थ क्यों बोल रहे हैं, किसी को हम कर्मचारी क्यों बोल रहे हैं, उनके कार्य के आधार पर। और कार्य का मतलब कि किसी उनके पास क्या अधिकार है और क्या दायित्व है। भाई यदि उस पद पर नहीं है, यदि उसके पास कोई अधिकार दायित्व नहीं है, तो वो उस संगठन में होगा ही नहीं। संगठन में है किसी पद पर, इसका मतलब उसके पास अधिकार है और दायित्व है। अधिकार और दायित्व का जो संबंध बताता है वही क्या है, संगठन का चित्र ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधिकतम अनुशासन होता है। अधिकतम अनुशासन कौन से संगठन में होता है, अधिकतम अनुशासन कौन से संगठन में होता है। रेखा एवं कर्मचारी संगठन, समिति संगठन, रेखा संगठन में और क्रियात्मक संगठन में। तो यहाँ पर अनुशासन का मतलब होता है कि आदेश की एकता, या फिर जहाँ पर जो आदेश का पालन आसानी से किया जाता है, ऊपर से नीचे एक रेखा में जो आदेश जाते हैं, तो वहीं पर अनुशासन होता है। तो यहाँ पर अधिकतम अनुशासन किस में होता है, अधिकतम अनुशासन होता है रेखा संगठन में, जो सीधी रेखा में चलता है, लंबवत चलता है, ऊपर से नीचे चलता है, इसमें आदेशों का पालन किया जाता है और इसीलिए अनुशासन रहता है। फिर निम्न में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है। निष्कर्षण का मतलब होता है जमीन में से निकालना, प्रकृति से प्राप्त करना, वो कहलाता है निष्कर्षण उद्योग कहलाते हैं। तो निष्कर्षण मतलब पशु उत्पादन, पौधे लगाना, शिकार करना, या लौह एवं अयस्क। तो यहाँ पर निष्कर्षण मतलब लौह एवं अयस्क जो प्राप्त किया जाता है जमीन के अंदर से, ये होता है। ठीक है, ये कहलाता है निष्कर्षण में आएगा। फिर है कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। ये किसने कहा है कि कार्य और कर्मचारी समुदाय के बीच में मधुर संबंध होना, यह कथन किसका है, मून एम रेले का, मिलवर्ड का, डेविस का या उर्विक का। तो ये कथन मिलवर्ड का है, ये मिलवर्ड ने ये कथन कहा है। चलिए, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। संगठन की प्रक्रिया, भाई संगठन जो है उसकी प्रक्रिया के लिए क्रियाओं का विश्लेषण, निर्णय का विश्लेषण और संबंध का विश्लेषण, इसकी अनुशंसा की थी। किसने की थी, तो यहाँ पर पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, कुंटज और ओ न्यूमैन और डब्ल्यू.एच. न्यूमैन ने। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पीटर ड्रकर। आंसर क्या आएगा, पीटर ड्रकर ने संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं का विश्लेषण, निर्णयों का विश्लेषण और संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठन होता है, तो अनौपचारिक संगठन कैसा होता है, शीर्ष प्रबंध द्वारा सृजित होता है, लोचशील होता है, संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित होता है, या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक होता है। भाई अनौपचारिक संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संगठन गठित किए जाते हैं, अनौपचारिक संगठन आपसी संबंधों से निर्मित होते हैं, तो इनमें परिवर्तन आसानी से हो जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं, लोचशील होते हैं। अनौपचारिक संगठन कैसे होते हैं, लोचशील होते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है इसके लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।